प्रत्यय, कभी सोचा है एक शब्द होता है जैसे मान लीजिए लिख, हाँ। और फिर उससे बन जाते हैं लेखक, लिखाई, लिखावट, लिखित। ये कैसे होता है? एक ही जड़ से इतने सारे मतलब। हाँ, ये कमाल प्रत्ययों का ही है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं प्रत्ययों पर, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रत्यय होते क्या हैं? मतलब एक सीधी सा भी परिभाषा क्या होगी? देखिए, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, प्रत्यय वो छोटे शब्दांश हैं, टुकड़े कह लीजिए, जो किसी शब्द के आखिर में मतलब अंत में जुड़ते हैं। अंत में। ठीक है। और इनके जुड़ने से या तो उस मूल शब्द का मतलब बदल जाता है या उसका रूप, कभी-कभी दोनों। अच्छा, मतलब ये शब्द के साथ जुड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे कोई औजार चीज को नया आकार देता है। बिल्कुल सही उपमा है। और एक और जरूरी बात, इनका अपना अकेले कोई मतलब नहीं होता। ये हमेशा किसी शब्द के सहारे आते हैं, स्वतंत्र नहीं है ये। समझ गया। इन्हें हमेशा एक बेस शब्द चाहिए। ओके, तो स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। जी हाँ, मोटे तौर पर दो भेद हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के शब्द के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो कौन-कौन से हैं वो दो प्रकार? पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित। ठीक है, चलिए पहले कृत प्रत्यय को समझते हैं। ये क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वो हैं जो क्रिया के मूल रूप, जिसे धातु कहते हैं, उसके अंत में लगते हैं। धातु जैसे? चल, पढ़, लिख, गा, ये सब। हाँ, बिल्कुल यही। क्रिया का सबसे छोटा मूल हिस्सा। तो कृत प्रत्यय इन्हीं धातुओं से जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो जो नया शब्द बनता है ना, उसे कृदंत कहते हैं। कृदंत। ओके, तो ये कृदंत शब्द क्या काम करते हैं? मतलब ये क्या बन जाते हैं? ये बड़े मजेदार बात है। ये कृत प्रत्यय धातु से जुड़कर या तो संज्ञा बना देते हैं या विशेषण बना देते हैं, और कभी-कभी क्रिया का ही एक अलग रूप तैयार कर देते हैं। वाह, मतलब एक ही धातु से कई तरह के शब्द बन सकते हैं। हाँ, जैसे लिख धातु से आपने ही कहा था, लेखक संज्ञाकर्ता, लिखाई संज्ञा भाव, लिखित विशेषण, ये सब कृदंत है। कमाल है। अच्छा, स्रोत में इन कृत प्रत्ययों के भी कुछ टाइप्स बताए गए हैं उनके काम के हिसाब से। जी हाँ, 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ये तो नाम से ही लग रहा है, कर्ता बनाने वाला। बिल्कुल सही। ये क्रिया को करने वाले यानी कर्ता को दर्शाते हैं। जैसे पाठ धातु में अक जुड़ा तो बना पाठक, पढ़ने वाला। अच्छा, वैसे ही चाल से अक जोड़कर चालक। हाँ, और देखिए, तैर में आक जोड़ा तो तैराक, भूल में अक्कड़ जोड़ा तो। भुलक्कड़, ये शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है और कितना सही भाव देता है ना। बिल्कुल। और लूट से एरा जोड़कर लुटेरा, पालन से हार जोड़कर पालनहार, ये सब काम करने वाले लोग हैं। समझ गया, ये तो हुए कर्ता बनाने वाले। दूसरा टाइप है कर्मवाचक। ये क्या करते हैं? ये क्रिया के कर्म को दिखाते हैं, मतलब जिस पर क्रिया का असर हो रहा है। जैसे गा धातु में ना प्रत्यय लगा तो गाना, जो चीज गाई जाती है। या लिख से ना लगा के लिखना। हाँ, और चट से नी चटनी, खिल से ओना खिलौना। खिलौना, हाँ ये कर्म हुआ। ठीक है। तीसरा प्रकार है करणवाचक। करण मतलब? करण मतलब साधन, टूल, जिससे क्रिया की जाती है। जैसे झूल धातु में आ प्रत्यय लगा तो झूला, जिससे झूलते हैं। अच्छा, और बेल धातु में अन प्रत्यय बेलन, जिससे रोटी बेलते हैं। सही। झाड़ में ऊ लगा तो झाड़ू। ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं और व्याकरण की नजर से करणवाचक कृदंत हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है, रोज की चीजों में व्याकरण छुपा है। अच्छा, चौथा प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय। हाँ, ये क्रिया से जुड़े भाव, दशा या अवस्था को बताते हैं। ये अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब अमूर्त संख्याएं बनाते हैं। जैसे चढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? चढ़ाई। हाँ, घबरा धातु में आहट जोड़ा तो घबराहट। बिल्कुल। हंस में ई जोड़ा तो हंसी। ये सब भाव हैं। चढ़ाई, उड़ान, मिलाप, दिखावट, घबराहट, हंसी, ये सब भाववाचक कृदंत हैं। समझ गया। और पांचवा प्रकार है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। ये क्या है? ये क्रिया की प्रवृत्ति या उसके होने के ढंग को ही बताते हैं। जैसे बह धातु में ता प्रत्यय लगा तो बहता पानी,
सो धातु में कर प्रत्यय लगा तो सोकर आया। अच्छा, जैसे चलता, खाता, लौट कर। ओके, तो ये थे कृत प्रत्यय जो क्रिया की जड़ यानी धातु से जुड़ते हैं और कर्ता, कर्म, करण, भाव, क्रिया सब बना देते हैं। जी। अब आते हैं दूसरे बड़े टाइप पर, तद्धित प्रत्यय। ये किन शब्दों से जुड़ते हैं? तद्धित प्रत्यय क्रियाओं को छोड़कर बाकी शब्दों से जुड़ते हैं। मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। अच्छा, तो ये क्रिया के अलावा वाले शब्दों को नया रूप देते हैं। हाँ, अगर हम देखें तो कृत प्रत्यय क्रियाओं से शब्द बनाते हैं और तद्धित प्रत्यय बाकी शब्दों से। ये मिलकर भाषा के शब्द भंडार को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सही बात है। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। स्रोत बताते हैं कि तद्धित प्रत्ययों के तो 8 प्रकार हैं। हाँ, इनकी वैरायटी काफी ज्यादा है। चलिए, इनको भी उदाहरणों से समझते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ये कृत वाले कर्तृवाचक जैसा ही है। थोड़ा अलग है। वो क्रिया से कर्ता बनाता था, ये संज्ञा से जुड़कर उससे संबंधित कर्ता या व्यक्ति बनाता है। जैसे लोहा एक संज्ञा है, इसमें आर प्रत्यय जोड़ा तो बना लोहार, लोहे का काम करने वाला। अच्छा, वैसे ही चाय संज्ञा प्लस वाला इज इक्वल टू चाय वाला। हाँ, मुख संज्ञा प्लस इया मुखिया, शास्त्र संज्ञा प्लस ई शास्त्री। समझ गया। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ये भी कृत जैसा। काम वैसा ही है, भाव बताना, पर ये जुड़ते हैं संज्ञा या विशेषण से। जैसे गरम एक विशेषण है, इसमें आहट जोड़ा तो गर्माहट भाव। और अपना सर्वनाम प्लस पन इज इक्वल टू अपनापन। बिल्कुल, मनुष्य संज्ञा प्लस त्वा मनुष्यत्व, खट्टा विशेषण प्लस आस खटास, पंडित संज्ञा प्लस आई पंडिताई। ये पन, त्व, ता, आहट, आस, आई, ये सब बहुत कॉमन है भाव बनाने के लिए। जी हाँ। तीसरा है संबंधवाचक। ये तो नाम से क्लियर है, संबंध बताने वाला। हाँ, ये रिश्ता या जुड़ाव दिखाते हैं। जैसे आलस संज्ञा प्लस ई इज इक्वल टू अलसी, आलस से संबंध रखने वाला। सांप संज्ञा प्लस एरा इज इक्वल टू सपेरा। नानी संज्ञा प्लस हाल इज इक्वल टू ननिहाल, नानी से संबंधित स्थान। ननिहाल, हाँ, ये संबंधवाचक हुआ। ओके, चौथा है क्रमवाचक। ये संख्या या क्रम बताते होंगे। सही। जैसे 2 प्लस हरा इज इक्वल टू दोहरा, 6 प्लस ठा इज इक्वल टू छठा, 3 प्लस सरा इज इक्वल टू तीसरा। अच्छा, ये हरा, ठा, सरा प्रत्यय हैं। ठीक है। पांचवा गुणवाचक। ये गुण या विशेषता बताते हैं। ये अक्सर विशेषण बनाते हैं। जैसे प्यास संज्ञा प्लस आ इज इक्वल टू प्यासा, भारत संज्ञा प्लस ईय इज इक्वल टू भारतीय, रस प्लस ईला इज इक्वल टू रसीला, धन प्लस वन इज इक्वल टू धनवान, दर्शन प्लस ईय इज इक्वल टू दर्शनीय। ये सब गुण बता रहे हैं। बिल्कुल। अब छठा प्रकार बड़ा प्यारा है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता मतलब छोटापन। हाँ, ये छोटापन या सूक्ष्मता दिखाते हैं, किसी चीज का छोटा रूप। जैसे कटोरा प्लस ई कटोरी, खाट प्लस इया खटिया, डिब्बा प्लस ईय डिबिया, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। ये तो सच में छोटी चीजों का एहसास दिलाते हैं। है ना? भाषा में ये भी एक तरीका है। सातवां है स्त्रीलिंग वाचक। ये तो आसान है, स्त्रीलिंग रूप बनाते होंगे। जी हाँ, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे लड़का प्लस ई लड़की, शेर प्लस नी शेरनी, नायक प्लस इका नायिका। धोबी से धोबिन, चूहा से चूहिया, पंडित से पंडिताइन। हाँ, ये सब प्रत्यय ही हैं। बिल्कुल। ई, नी, इका, इन, इया, आइन, ये सब स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। और आखिरी 8वां प्रकार बहुवचनावाचक। ये बहुवचन बनाते हैं। हाँ, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। जैसे लड़का प्लस ए लड़के, पुस्तक प्लस ए पुस्तकें, लड़की प्लस या लड़कियां। अच्छा, तो ये ए या भी प्रत्यय ही हैं। हम इन्हें इस्तेमाल तो करते हैं पर सोचते नहीं कि ये तद्धित प्रत्यय का एक प्रकार है। हाँ, व्याकरण की नजर से ये बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। वाह, तो कृत और तद्धित मिलाकर ये प्रत्यय तो भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। कितने सारे शब्द बन जाते हैं इनसे। बिल्कुल। स्रोत में कुछ संस्कृत तद्धित प्रत्ययों का भी जिक्र है जो हिंदी में बहुत चलते हैं। जैसे त्व, नारित्व, ता, लघुता, इमा, लालिमा। एक अक प्रत्यय भी है, जैसे लेखक।
पर अक तो हमने कृत प्रत्यय में भी देखा था। पाठक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। अक प्रत्यय दोनों जगह आ सकता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जुड़ किससे रहा है। जब वो पाठ जैसी धातु क्रिया से जुड़ा तो कृत प्रत्यय पाठक हुआ। जब वो लेख जैसी संज्ञा जो खुद लिख धातु से बनी है से जुड़ा तो उसे तद्धित लेखक मान लेते हैं। कभी-कभी ये सीमा थोड़ी धुंधली होती है। ओके, मतलब देखना पड़ेगा कि वो क्रिया से जुड़ा है या संज्ञा विशेषण से। हाँ, लेकिन त्व, ता, इमा जैसे प्रत्यय साफ तौर पर संस्कृत से आए तद्धित प्रत्यय हैं, जो हिंदी में भाववाचक संज्ञा बनाने में खूब इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाता है कि हिंदी ने संस्कृत से कितना कुछ लिया है, व्याकरण के स्तर पर भी। बिल्कुल, ये भाषा के विकास का हिस्सा है। अच्छा, तो ये हो गए प्रत्ययों के प्रकार, लेकिन स्रोत कुछ और भी जरूरी बातें बताते हैं। पहली चीज, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ आना, मतलब शुरू में उपसर्ग और आखिर में प्रत्यय एक ही शब्द में। जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, प्रत्यय अंत में, और कई बार एक ही मूल शब्द पर दोनों लग जाते हैं। स्रोत में उदाहरण है अनजान। अनजान, हाँ, इसमें जान मूल शब्द है। सही, और इसके शुरू में अन उपसर्ग लगा जिसका मतलब है नहीं, और आखिर में आ प्रत्यय लगा। तो बना अन उपसर्ग प्लस जान मूल प्लस आ प्रत्यय इज इक्वल टू अनजान। वाह, ऐसे और भी शब्द होंगे, जैसे अभिमानी, अभी प्लस मान प्लस ई। बिल्कुल, बद चलनी, बद प्लस चलन प्लस ई। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। कमाल है, यानी शब्द को आगे पीछे दोनों तरफ से मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ, दूसरी दिलचस्प बात, एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग। मतलब एक प्रत्यय लगा फिर जो नया शब्द बना उस पर एक और प्रत्यय। हाँ, ये भी होता है। ये भाषा के लचीलेपन को दिखाता है। परत दर परत शब्द बनते हैं। स्रोत का उदाहरण बहुत अच्छा है, धार्मिकता। धार्मिकता, इसमें मूल शब्द क्या है? धर्म, ये एक संज्ञा है। पहले इसमें एक तद्धित प्रत्यय जुड़ा, क्या बना? धर्म प्लस इक, धार्मिक, ये विशेषण बन गया। सही। अब इस नए बने शब्द धार्मिक में एक और तद्धित प्रत्यय ता जुड़ा, तो क्या बना? धार्मिक प्लस ता इज इक्वल टू धार्मिकता। ये भाववाचक संज्ञा बन गई। बिल्कुल, तो देखिए कैसे परतें बनी। धर्म प्लस इक प्लस ता इज इक्वल टू धार्मिकता। ये तो भाषा की इंजीनियरिंग होगी, एक के ऊपर एक पुर्जा जोड़ना। जैसे समझदारी, समझ प्लस दार प्लस ई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और अब एक सबसे, मतलब मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात, शब्द रूपांतरण। इसका मतलब है कि जब प्रत्यय लगता है तो कभी-कभी मूल शब्द के अंदर ही उसके किसी स्वर में बदलाव आ जाता है। ये कैसे? था, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और अक्सर इस पर ध्यान नहीं जाता। ये कुछ खास प्रत्ययों के साथ नियमित रूप से होता है। स्रोत में इक प्रत्यय के साथ इसके बहुत साफ उदाहरण दिए हैं। हम रोज बोलते हैं ये शब्द, पर शायद नियम पर गौर नहीं करते। जैसे कौन से शब्द? देखिए, संसार शब्द है, इसमें इक जोड़िए, क्या बनेगा? संसार प्लस इक, संसारिक नहीं, सांसारिक। हाँ, संग का सा हो गया। बिल्कुल, मूल शब्द का पहला स्वर आ में बदल गया। और देखिए, दिन प्लस इक, दिन प्लस एक, दिनिक नहीं, दैनिक। यहाँ दी का दै हो गया, ई का ए, सही। और लीजिए, नीति प्लस एक, नैतिक, ई का ए, लोक प्लस एक, लोक प्लस इक, लौकिक, ओ का औ, उद्योग प्लस एक, औद्योगिक, ऊ का औ, पुराण प्लस एक। पौराणिक, यहाँ भी ऊ का औ। तो देखा आपने, इक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के पहले स्वर में एक तरह की वृद्धि हो रही है। अ का आ, ई का ए, ऊ का ओ का औ। अरे हाँ, ये तो एक पैटर्न है। संसार से सांसारिक, दिन से दैनिक, लोक से लौकिक। पर ये होता क्यों है, स्रोत में बताया ने? स्रोत में इसका कारण विस्तार से नहीं दिया है, पर भाषा विज्ञान में इसे अक्सर ध्वनि नियमों से जोड़ते हैं। अच्छा। ये बदलाव शायद उच्चारण को आसान बनाने के लिए या एक खास भाषाई पैटर्न को बनाए रखने के लिए होते हैं। इसे वृद्धि संधि का प्रभाव भी कहते हैं। अच्छा, वृद्धि संधि। हाँ, ये दिखाता है कि शब्द बनाना सिर्फ जोड़ना नहीं है, कभी-कभी अंदर एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो कुल मिलाकर आज की इस सारी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि प्रत्यय भले ही छोटे से दिखते हों, पर हैं बड़े ही पावरफुल।
ये सिर्फ शब्द के पीछे लगने वाले टैग नहीं है, बल्कि ये भाषा को बनाने, उसे फैलाने, उसमें नए नए रंग भरने वाले औजार हैं। हाँ, बहुत जरूरी औजार हैं ये। स्रोत के सारांश में एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे कच्चे माल पर विभिन्न औजार चलाकर अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं, वैसे ही प्रत्यय मूल शब्दों को विविध अर्थ और प्रयोगों में बदल देते हैं। ये भाषाई औजार वाली बात एकदम सही है। बिल्कुल। ये छोटे छोटे तत्व ही हैं जो भाषा को जिंदा रखते हैं, उसे विकसित करते हैं और हमें इतने सारे भाव और विचार व्यक्त करने की क्षमता देते हैं। सोचिए कितने कम मूल शब्द और प्रत्ययों से हम